हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षाविद रितेश में। दोस्तों आज हम भारत का भौतिक स्वरूप डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का भाई भौतिक स्वरूप कैसा है, भारत बना कैसे है, भारत का नक्शा, ठीक है, कितने हिमालय हैं, कौन सा सबसे ऊपर हिमालय है, कौन सा सबसे नीचे हिमालय है, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बताएंगे हम, ये देखिए फिगर से बताएंगे और नीचे आएंगे, ये देखिए फिगर बताएंगे, ये वाला विश्व का फिगर बताएंगे कि कहाँ पे गोंडवाना लैंड है, कहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए हिमालयन पर्वत बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली होगी। जिसको मैप नहीं पता है उसे मैप समझ में आ जाएगा, और जिसको मैप समझ में आ गया उसको पूरी भूगोल यानी जियोग्राफी समझ में आ गई। तो ये NCERT की बुक है और जो सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भारत का भौतिक स्वरूप एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। आप माउस पॉइंटर पर ध्यान देंगे। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाली मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच सकते रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताओं तथा उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, एक विशाल देश है। आप किस प्रकार की भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के दूर तक फैले विशाली मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ के पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी हैं। भाई, आपको भी नहीं पता कि द्वीप कैसे बने, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, वो हम बताएंगे। स्थल कैसे बने, मैदान कैसे बने। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषता तथा उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे। चलो जानते हैं। यह विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं। ठीक है, कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। कौन सा पाउडर? टेल्कम पाउडर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। ठीक है, क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर हैं तथा जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम है। ठीक है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर जो आता है वो बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मृदा के रंगों में पाई जाती हैं विभिन्नता, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतम विभिन्नताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नताओं के कारण होती हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिससे इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ठीक है, कुछ प्रमाणों के आधार पर सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इस प्रकार का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, ठीक है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। इस तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, भारत के भौतिक विकास या फिर किस तरह से पर्वत, पठारों और स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परवटी पर 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। ये देखो चित्र, नीचे जब 2.2 में आएंगे तो हम आपको बताएंगे चित्र में। ठीक है, चित्र का है चित्र। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को क्या कहते हैं?
3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब पहले 2.2 चित्र देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। तो 2.2, ठीक है, 2.2 में क्या समझना है ये हम आगे देखेंगे। तो आगे क्या है, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को क्या कहते हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेटों में एक दूसरे के करीब आती हैं। ये देखिए 3 वर्ग हैं, 1 2 3, अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा, रूपांतरित परिसीमा। ठीक है, तो क्या है, कुछ प्लेटों एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जो करीब आ रही हैं ये अभिसारी परिसीमा है, देखो निशान बना है, एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, तो करीब आ रही हैं, तो ये अभिसारी परिसीमा है। क्या है, अभिसारी परिसीमा है। ठीक है, अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। देखो जो दूर जाएंगी वो अपसारित परिसीमा का निर्माण कर रही हैं। देखो ये इधर निशान है, ठीक है, बाईं तरफ, ये इधर दाईं तरफ निशान है। ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, तो ये अपसारी है, निशान बना है, ये अपसारी परिसीमा है। ठीक है, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे या टकरा कर टूट सकती हैं या प्लेट फिसल कर दूसरी नीचे की ओर प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज रूप में भी गति कर सकती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। फिर से देखते हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं, जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो टकराकर टूट सकती हैं। ठीक है, या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे से साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करने लगती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। देखो क्षैतिज गति कर रही हैं, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, मेंटल कोई इधर नीचे की ओर आ रहा है, कोई ऊपर की ओर जा रही है। ये रूपांतरित परिसीमा है। क्या है, रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब तो 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब वे टकराकर टूट जाती हैं या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती हैं। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण करती हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। क्या आप जानते हैं विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी व भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंपीय क्षेत्र संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे जब भूकंप पढ़ाएंगे। तो सबसे प्राचीन अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो क्या याद रखना है, पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी याद रखनी है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत यहाँ याद रखना है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। तो क्या क्या शामिल था गोंडवाना भूभाग में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ये देखिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब गोंडवाना लैंड में शामिल था। अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, ये शामिल था। संवहनी धाराओं ने भूपर्पटी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है ये गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और उत्तर की तरफ प्रभावित होने लगा। कैसे, उत्तर की तरफ, ऐसे ऊपर यूं थोड़ा टेढ़ा और ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ये और ये भारत ये ऊपर की तरफ प्रभावित होने लगा, मतलब बहने लगा, ऊपर की ओर प्रभावित होने लगा। ठीक है, क्या है, विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने के लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, ये इधर गई और यूरेशियन प्लेट, ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, इससे टकराई। ये पहले तो सब एक में था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये सब एक ही में था गोंडवाना लैंड में। लेकिन ये जब बहने लगा तो ये जाके यूरेशियन प्लेट में टकरा गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया का भाग यूरेशियन प्लेट में टकरा गया। क्या लिखा हुआ है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच
टेथिस भू अभिनीत के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। तो टिथिस सागर जिसे कहते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच टकराई। इस टकराव के बाद इन दोनों प्लेटों के बीच टेथिस भू आकृति की अवसादी चट्टान, तो इन दोनों ये जो दोनों प्लेट हैं यूरेशियन प्लेट और ये गोंडवाना लैंड, इनके बीच टेथिस क्या लिखा है, इस टकराव के परिणामस्वरूप इन दोनों के प्लेटों के बीच टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालयन तथा पश्चिमी एशिया के रूप में विकसित हो गए, ये पश्चिमी एशिया माने जाने लगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ से, इस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी, उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। ठीक है, जैसा हमने बताया। ठीक है, प्रभावित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रभाव के परिणामस्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टेथिस भू आकृति के अवसादी चट्टान व वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। ये पश्चिमी एशिया बन गया। आगे चलते हैं। गोंडवाना भूमि यह प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। चलो ठीक है, क्या है गोंडवाना भूमि, यह प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। टेथिस के ये अब देखते हैं, टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे को नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों के बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत की उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। ठीक है, क्या हुआ, टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने, ये इधर टेथिस सागर ये उधर की चला गया था जो यूरेशियन प्लेट में मिला था, इसका हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप एक बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों को बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। ये उत्तर के पर्वतों और नीचे बहने वाली नदियों से धीरे धीरे भर गया। ठीक है, कहाँ लिखा है, उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों के बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विशाल समृद्ध भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। इसी प्रकार भारत भाई बना है। इसको एक बार आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, इससे बढ़िया तो भाई कोई नहीं समझा सकता। विकसित हो गया। भारत की भूमि अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ये देखिए, अब भारत बन चुका है। तो भारत की भूमि, ये देखिए भारत अब बन चुका है। ठीक है, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर से इस तरीके से प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के बाद ये भारत बन चुका है। ठीक है, तो भारत की भूमि एक बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। ये जो हिमालय है और उत्तरी मैदान है, ये हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं है। अब हाल में नहीं, कल ही नहीं बनी है, लेकिन हाल ही में बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। पर्वत तो गलत साबित हुआ। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। यह एक युवा स्थलाकृति है जो भारत की स्थलाकृति है। ठीक है, हिमालय की, जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये उत्तरी मैदान जो हैं जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। यहाँ तेज बहने वाली नदियाँ हैं और कई हिमालयी पर्वत हैं, कई खाई हैं बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय व रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली तो कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। अब फिर से देख लेते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। ये एक युवा स्थलाकृति है। ठीक है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं भैया, जैसे हिमालय टाइप का। ठीक है, वो माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
गहरी घाटियाँ, घाटियाँ बहुत हैं भैया हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में घाटियाँ, ठीक है। तरह तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं भैया, गंगा भी निकली, जमुना भी निकली, और वो झेलम भी निकली, चिनाब भी निकली, सतलज भी निकली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ मिट्टी से बना है। कहाँ से बना है? उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चोटी से बना है, चौड़ी घाटियों से बना है। कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। जो प्रायद्वीपीय नीचे का भारत है ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है। ये आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है और ऊपर वाला जलोढ़ मैदानों से बना है। ये देखिए भारत है अपना, ठीक है। भारत है ऊपर जलोढ़ से बना है और नीचे आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है। ओके, आगे कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक विवरण। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.4। पहले तो हम चित्र देख लेते हैं। ये देखिए भारत ऊपर से चले पामीर ग्रंथि से और नीचे 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 से ये आए श्रीलंका तक। ये देखिए भारत, ठीक है। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला देखते हैं इसमें। ये देखिए हिमालय लिखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला इसमें है, ठीक है। उत्तरी मैदान, तो उत्तरी मैदान ये उत्तर के मैदान हैं। ये क्या है? उत्तरी मैदान। यहीं तो हम लोग रहते हैं उत्तर के मैदान में। ये उत्तर के मैदान है, ये हिमालय है। आगे देखते हैं क्या है। प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय ये यहाँ से नीचे जो है, ये जहाँ सतपुड़ा लिखा है, महादेवा पहाड़ियाँ लिखा है, विंध्य पहाड़ियाँ लिखा है, दक्कन का पठार है। यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत शुरू हो जाता है। ये सब प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं जिन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे भारतीय मरुस्थल, तो मरुस्थल भैया रेगिस्तान में भारतीय महामरुस्थल। ये देखिए राजस्थान में भारतीय महामरुस्थल है, ठीक है। राजस्थान की साइड में भारतीय महामरुस्थल है, ठीक है। ये राजस्थान में भारत के महामरुस्थल है, ठीक है। आगे तटीय मैदान, तो तटीय मैदान क्या है? ये देखिए इधर से चले उड़ीसा में आए, उड़ीसा में आके आंध्र प्रदेश में आए, तमिलनाडु में आए, केरल में गए, कर्नाटक में आए, गोवा में गए, गुजरात में आए, महाराष्ट्र में आए। ये सब जो किनारे किनारे की जहाँ पे समुद्र है लास्ट में, जिसकी सीमा से समुद्र टच कर रहा है, वही तटीय मैदान है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये सब क्या है? ये सब तटीय मैदान है, ठीक है, तटीय मैदान है। आगे द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या है? जो समुद्र के बीचों बीच रहने की जगह है, जैसे टापू जिसे कहते हैं सरल सी भाषा में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है। ऐसे नीचे लोग मालदीव टहलने जाते हैं तो मालदीव है। तो लक्षद्वीप, ये छोटी छोटी बिंदी दिख रही हैं, ये द्वीप समूह कहा जाता है। ये बिंदी जैसी दिख रही है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। तो अब हिमालय पर्वत से हम लोग शुरू करते हैं कि हिमालय पर्वत है क्या, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ये देखिए हिमालय युवा एवं वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित मतलब मुड़ा घुमावदार, ठीक है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अब पश्चिम से पूर्व कैसे मान लें? ये देखिए पश्चिम इधर से ये देखिए, अब पूर्व ये इधर अरुणाचल प्रदेश तक, ये इधर जम्मू कश्मीर से पश्चिम से माँ के अरुणाचल प्रदेश तक। तो इधर सिंधु है, इधर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। यहीं से तो सांगपो जो है, जिसको तिब्बत में सांगपो को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, यहाँ पे आती है ये, ठीक है। तो ये यहीं से, तो ये पश्चिम से पूर्व तक फैला है ना। ये देखिए पश्चिम से पूर्व तक हिमालय फैला हुआ है। ये देखिए ऊपर भारत का नक्शा अपने घर लगाइए जहाँ पढ़ते हैं आप, और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी यहाँ जम्मू कश्मीर के आसपास, और ये ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास। तो कहने का मतलब है ये यहाँ पश्चिम से पूर्व तक फैला है। पश्चिम इधर सिंधु की तरफ जम्मू कश्मीर, और पूरब ये अरुणाचल प्रदेश इधर जहाँ लिखा है नामची, बरवा, सांगपो, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है भाई। हिमालय तो भाई विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, बात है, ठीक है। यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। कई अवरोध हैं। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ये देखिए आधा वृत्त लग रहा है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो 2400 किलोमीटर में फैले ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। कितना? अर्धवृत्त,
तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, आधा गोला का निर्माण कर रही है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देखो यहाँ ज़्यादा चौड़ाई है, ये 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और इधर अरुणाचल प्रदेश में माउस पॉइंटर देखो यहाँ 150 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में ज़्यादा है, 450 किलोमीटर है, देखिए माउस पॉइंटर, और इधर अरुणाचल प्रदेश में कम इसकी चौड़ाई है, ये 150 किलोमीटर ही है। ठीक है, पश्चिमी, आगे देखते हैं, पश्चिमी भाग में की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक ऊंचाई से अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 वर्गों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, सबसे उत्तरी को क्या कहते हैं? महान या हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? महान पर्वत श्रृंखला या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है भाई, जान लेते हैं कि क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, ये देखते हैं, अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिससे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर हैं। ठीक है, सभी मुख्य शिखर हैं। तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? हिमाद्री। सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं या महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8848 किलोमीटर, कंचनजंगा है भारत में, इसकी ऊंचाई है 8589। फिर मकालू नेपाल में है 8481, धौलागिरी नेपाल में है 8172, नंगा पर्वत भारत में है 8126। याद क्या रखना है? हमें याद रखना है शुरू के 4, तो पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, ठीक है, तीसरा मकालू, चौथा धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर। सबसे ऊंची कौन है? माउंट एवरेस्ट चोटी। सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट चोटी। ठीक है, तो अब कैसे याद रखते हैं? माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची है ही है, कंचनजंगा, मकाली, धौलागिरी। तो कैसे? कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। ठीक है, उनके जुंग आ गई, कालू दौड़ने लगा और गिर गया। जुंग आ गई, कालू दौड़ने लगा और गिर गया। जुंग आ गई, कालू दौड़ने लगा और गिर गया। जुंग आ गई तो कंचनजंगा, मकालू, कालू दौड़ने लगा और गिर गया, धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी। ठीक है, आगे है नंगा पर्वत 5वें नंबर पर, अन्नपूर्णा 6ठे नंबर पर, नंदा देवी 7वें नंबर पर, भारत में कामेट 8वें नंबर पे, नामची बरुआ 9वें नंबर पर, गरुला मंदता 10वें नंबर पर। फिर से माउंट एवरेस्ट पहले से नंबर पे 8848, कंचनजंगा दूसरे नंबर पे 8598, फिर मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामची बरुआ और गुरुला मंदता। ठीक है, तो क्या यह सबसे ऊंची सतत हिमालय है, जिसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर हैं। भारत हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3600 मीटर एवं 4500 मीटर के बीच है तथा चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाओं की भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या पढ़ेंगे? हिमाद्री दक्षिण की स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमाचल का निम्न हिमालय के रूप में जानी जाती हैं। तो ये निम्न हिमालय हैं। नीचे वाली निम्न हिमालय हैं। कौन सी? नीचे वाली निम्न हिमालय मानी जाती है। ऊपर की हिमाद्री महान हिमालय, नीचे की निम्न हिमालय। ठीक है, निम्न हिमालय के नाम से जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर तथा 4500 मीटर तक है। तो इनकी ऊंचाई भाई नीचे वालों की 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। ठीक बात है भाई। ठीक है, और औसतन चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो पीर पंजाल कहाँ है? यहाँ पे है आसपास पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पे है? यहाँ पे आसपास है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में।
ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल, कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ को नगरी कहा जाता है। तो यहीं पे हिमाचल प्रदेश है भैया, ठीक है, और यहीं पे क्या है, वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हिमालय की सब एटलस में मसूरी, नैनीताल व रानीखेत की स्थिति देखें। तो आपसे हमने कहा है कि आप भारत का नक्शा टांगिए और उसमें मसूरी, नैनीताल व रानीखेत देखिए कहाँ पे है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये देखिए सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक, ये देखिए शिवालिक श्रेणी सबसे बाहर। हम आपको यहाँ ये बताने की कैसे कोशिश कर रहे हैं कि मैप के हिसाब से पढ़ते कैसे हैं। कोई भी इंसान आपको पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अगर आप खुद पढ़ने पे आ जाएं तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अपने घर में दीवार पर आप मैप टांगिए, नक्शा, और देखिए कहाँ पर क्या है। ये शिवालिक श्रेणी है, ये भारत में क्या है, शिवालिक श्रेणी सबसे नीची श्रेणी, ठीक है, सबसे निम्न, सबसे नीचे की ओर। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियां द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। तो ये भैया हिमालय या ऊपर से जो आई थी चीज़ें, उसे असंपीड़ित अवसादों से शिवालिक श्रेणी बनी है। असंपीड़ित उससे अवसादों से ये शिवालिक श्रेणी बनी हुई है, सबसे नीचे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनी हुई है। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। तो ये भैया जो शिवालिक श्रेणी है, अभी हमने बताया था उत्तर का मैदान जलोढ़ मिट्टी से ढका है, तो ये जलोढ़ मिट्टी से ही ढकी हैं शिवालिक श्रेणी, ठीक है, ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है, निम्न हिमालय यहाँ पे आसपास कहीं है, ठीक है, और ये शिवालिक है, इसके बीच में दून घाटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दून, 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 दून एक्सप्रेस भी चलती है, ठीक है। तो दून घाटी के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं, देहरादून, कोटली दून या पाटली दून एवं पाटली दून। तो देहरादून का नाम सुना है, ये उत्तराखंड में है। ये दून घाटी शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच में है। यहीं पे दून है, देहरादून, पाटली दून, ठीक है, और कौन सा दून, कोटली दून। तो देहरादून तो सबने सुना है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व एवं स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। क्या लिखा है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त, ये उत्तर दक्षिण तो है ही है, इसके अतिरिक्त पश्चिम से पूर्व की ओर भी विभाजित किया गया है। क्या लिखा है, इस उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदियां घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलज और सिंधु, तो सतलज और सिंधु, ये सतलज और ये सिंधु, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब। तो देखो सिंधु और सतलज, तो सिंधु सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। ये सिंधु नदी, ये सतलज नदी, तो सिंधु और सतलज के बीच के क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तथा पश्चिम से पूर्व, अब पश्चिम से पूर्व देखें तो ये देखिए, ये इधर नदियाँ गई हैं, तो इसे हिमाचल भी कहते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश, और क्या कहते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और क्या कहते हैं, ये देखिए हिमाचल के नाम से कश्मीर और हिमाचल। तो ये पश्चिम से पूर्व के बीच में इसे कश्मीर और हिमाचल भी इसके बीच में है, सिंधु और सतलज के बीच में। इधर तो पंजाब हिमालय है, इधर तो पंजाब हिमालय है, लेकिन इधर आ जाते हैं पश्चिम से पूर्व, ठीक है, इधर आ जाते हैं, अगर इधर तो पंजाब हिमालय है, लेकिन इधर आ जाते हैं अगर, तो इधर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है। फिर से देख लेते हैं। इसमें उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक भी स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों को की सीमाओं के आधार पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, तो सतलज और सिंधु के बीच में स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर व हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इसे कश्मीर और क्या कहते हैं, कश्मीर और हिमाचल। यहाँ पे देखिए सिंधु और सतलज, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई, नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं उत्तराखंड में है। तो देखिए सतलज और काली, यहीं पे होगी काली नदी, कहाँ गया काली नदी,
ये कोसी है, गंडक है, घाघरा है, गंगा है, यहीं पे आसपास काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी। देखते हैं इसमें कहाँ है काली नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक है, सोन नदी। यहाँ पे मान लेते हैं काली नदी है कहीं पे, जिसे शारदा नदी कहते हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच, या नंदा देवी के आसपास काली देवी, यहाँ यमुना नदी के पास क्या मान लेते हैं, यहाँ पे आसपास मान लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे माउस पॉइंटर है काली नदी, जिसे शारदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदा नदी। तो सतलज और काली नदी के बीच को क्या कहते हैं? सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को सतलज और काली नदी के बीच स्थित भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो काली और तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय, तो काली यहाँ पे था, हमने आपको बताया था। और तिस्ता कहाँ है? आगे इस चित्र में देखते हैं। काली और तिस्ता नदियाँ अब इसमें तो दिख नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पे हैं, यहाँ पे गंडक लिखा है, यहाँ पे आसपास तिस्ता है, ठीक है। और यहाँ नंदा देवी के आसपास काली नदी है। तो इस बीच को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। तो यहाँ नंदा देवी जहाँ लिखा है, यहाँ काली नदी है, और यहाँ गंडक जहाँ लिखा है, यहाँ आसपास तिस्ता नदी है। इसके बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, ठीक है, नेपाल हिमालय। तो काली तथा तिस्ता नदियों के बीच के हिमालय को हिमालय एवं तिस्ता तथा काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय तथा तिस्ता व दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो ये देख लेते हैं, यहाँ तिस्ता था और इधर दिहांग मान लेते हैं, दिहांग, ये ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग, इसे कहते, यहाँ पे दिहांग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो यहाँ गंडक नदी के आसपास तिस्ता है, जहाँ माउस पॉइंटर है, और यहाँ ब्रह्मपुत्र के पास क्या मान लेते हैं? यहाँ मान लेते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है, यहाँ कह देते हैं दिहांग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? सुनिए, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक देखिए क्या बताएंगे? पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज व सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय तथा तिस्ता तथा दिहांग असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। फिर से आप देख लेते हैं, ये देखिए सिंधु सतलज, ये पंजाब हिमालय है, यहाँ पे सिंधु और सतलज, इधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर है। यहाँ सतलज और यहाँ काली नदी, जिसे शारदा नदी कहते हैं, इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और यहाँ काली नदी से यहाँ तिस्ता नदी तक, गंडक जहाँ पे है, यहाँ पे तिस्ता मान लेते हैं, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और यहाँ तिस्ता से लेके दिहांग तक, ठीक है, तिस्ता से लेके कहाँ, अब देख लेते हैं, तिस्ता से काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय तथा तिस्ता से दिहांग तक, ये तिस्ता यहाँ गंडक तक माना था, तिस्ता से दिहांग तक हम मानते हैं, तिस्ता से दिहांग तक असम हिमालय मान लेते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा ये सब कहाँ है तो आप बता देंगे। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, आपको हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करना है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। अब फिर से देखते हैं, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र है, ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ये ब्रह्मपुत्र है, यह हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दिहांग खाटगर्ज तथा हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए, तो देखिए दिहांग यानी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाया है। देखो दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाया है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र से दिहांग मान लेते हैं, यहाँ पे एक तीखा मोड़ बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आसपास दिहांग मान लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। और ये देखिए दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाया है, ठीक है, तीखा मोड़ बनाया है, ठीक है। दिहांग हिमालय की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो देखो भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल गया है, ये मिलाकर भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल गया है, म्यांमार तक चला गया है, ठीक है, फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, म्यांमार है, ठीक है, मणिपुर है, मेघालय है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कहते हैं। इसे पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, इसे पूर्वांचल भी कहते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों के होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये उत्तर है और ये थोड़ा पूरब है, तो ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इन्हें उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य किन्हें कहते हैं? इधर की साइड को कहते हैं, जहाँ माउस पॉइंटर गोल 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 नाच रहा है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इसे क्या कहते हैं? होके गुजरती है
तो ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो औषधि शैल हैं से बनी होती हैं। ये मजबूत बलुआ पत्थर या औषधि शैलों से बनी हैं। ठीक है, मजबूत बलुआ पत्थर या औषधि शैलों से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल की पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। तो ये अधिकतर जंगलों से ढकी हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ अधिकतर ढकी हुई हैं जंगलों से। ठीक है, जंगल बहुत हैं इधर भैया। अभी असम में बाढ़ भी आई थी। ठीक है, पूर्वांचल में पटकई, बूम है, नागा है, मिजो है, मणिपुर पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो नागा, मिजो, ठीक है, मणिपुर पहाड़ियाँ यहीं पे हैं पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, नागा, मिजो, मणिपुरी पहाड़ियाँ यहीं पे हैं। ठीक है, पूर्वांचल तरफ पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में ओके भाई शामिल हैं। अगला आगे अब हम उत्तरी मैदान कल पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।